हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्लियामेंट चैप्टर के पार्ट 2 को। पार्ट 1 वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से जाकर के देख लीजिए। आज हम लोग पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसके अंदर आपको परमार सर के प्रीमियम नोट्स से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल टॉपर्स के अप्रोच से। तो इसके अंदर हम बिल्कुल और बिल्कुल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर का और फालतू का ज्ञान नहीं मिलेगा, केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप कम समय में पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर लोगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में आर्टिकल नंबर 99 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल नंबर 100 को। तो अब देख लेते हैं फटाफट से। अभी देखो, याद करने के पर्सपेक्टिव से आप लोग मत देखिएगा वीडियो, आप लोग वीडियो बस समझने के पर्सपेक्टिव से देखिएगा। याद आप कैसे करोगे, तो याद करने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप उसको देखते हो तो आपको हर आर्टिकल मुंह जुबानी याद हो जाएगा और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी कि कैसे रैंक 1 आएगी मेरे पढ़ाने भर से ही। तो आप फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आर्टिकल नंबर 100 कहता है वोटिंग इन हाउसेज, पावर ऑफ हाउसेज टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड quorum। तो इसके अंदर बेटा 3 और सब क्लॉजेस दिए हुए हैं। पहला है आपका वोटिंग इन हाउस, फिर है आपका कोरम और फिर है आपका एडजॉर्न। तो देख लेते हैं, जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से बस उतना ही समझेंगे। द चेयरमैन और स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच सॉल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट सॉल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट्स। तो ये सब वैसे आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है। फिर आपका कोरम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन प्रीसीडिंग ऑफ द हाउस। तो जो कोरम होना चाहिए वो 10% होना चाहिए, यानी कि 1/10 तो होना ही चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि कोई भी हाउस जैसे राज्यसभा है या फिर लोकसभा है, अब वो प्रोसीड कब करेगा, आगे कब बढ़ेगा, हाउस के अंदर वर्क कब होगा। ऐसा थोड़ी है कि एक दो मेंबर्स भी आ जा रहे हैं और हाउस के अंदर वर्क किया जा रहा है। तो कोरम कहते हैं उस कम से कम मेंबर्स की संख्या को, कि अगर इतनी संख्या से अगर कम अगर उपस्थिति होती है मेंबर्स की, तो फिर जो हाउस है हमारा वो काम उस दिन नहीं करेगा, यानी कि प्रोसीड नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम स्ट्रेंथ कम से कम 10% की तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो किसकी 10% की, जितने मेंबर्स होंगे। जैसे अगर राज्यसभा के अंदर एक्स नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो उसके जो 10% मेंबर्स हैं वो तो उपस्थित होने ही चाहिए, तभी जो है वो हाउस प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो उसी मिनिमम नंबर को क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं। फिर है एडजॉर्न। तो एडजॉर्न तो वैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया है, इसमें भी देख लीजिए। तो इफ़ द कोरम इज़ नॉट मेट, यानी कि अगर कम से कम जितने चाहिए उतने भी लोग नहीं आते हैं, तो जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा मीटिंग को। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है एडजॉर्न। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 100 हो गया 101 पर। इसके अंदर है आपका वेकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि जब सीट जो है वो खाली हो जाती है। तो पहले इसके क्लॉज की बात कर लेते हैं। नो पर्सन शॉल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो बोथ हाउसेस का मतलब क्या है, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। 2 हाउसेस होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी मेंबर जो है वो या तो राज्यसभा का मेंबर होगा या तो वो लोकसभा का मेंबर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान है वो लोकसभा का भी मेंबर है और राज्यसभा का भी मेंबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही मेंबर रहेगा एक ही हाउस का। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो बात आपको समझ में आ गया कि मतलब कोई भी मेंबर है तो वो एक ही जगह का रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 जगह या 3 जगह का एक साथ एक ही मेंबर है। मेंबर कैन बिकेम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन एज मैंशनड इन आर्टिकल नंबर 102। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कब कब जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, तो उस केस में उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो आर्टिकल नंबर 102 में लिखा हुआ है, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर नीचे देखने वाले हैं। अब 3 का भी एक और क्लॉज आता है जिसको हम लोग सब क्लॉज बोलते हैं। तो 3 के ए में कहता है अ मेंबर कैन रिजाइन हिज सीट टू चेयरमैन और स्पीकर। यानी कि अगर कोई भी मेंबर जो है अगर उसको रेजिग्नेशन देना है, यानी कि खुद से स्वतः ही हट जाना है, तो फिर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो किसको देगा, चेयरमैन को देगा या फिर स्पीकर को देगा। अब 4th क्लॉज क्या कहता है, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस इज absent फ्रॉम ऑल मीटिंग्स देयर ऑफ द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। यानी कि अगर कोई भी मेंबर 60 दिन तक लगातार किसी भी हाउस के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है, तो भी उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। हाउस ये मान लेगा कि उसकी सीट क्या हो गई है, खाली हो गई है, नए मेंबर को लाके भरना है।
यहाँ तक आपकी बात हो गई आर्टिकल नंबर 101 तक की। अब हम लोग बात करेंगे 102 की, जो बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की। ठीक है, तो इसके अंदर भी अलग अलग क्लॉजेज हैं, आइए देख लेते हैं। पहला क्लॉज कहता है इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि वो कोई भी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है उसको होल्ड नहीं कर सकता है। दूसरा कह रहा है इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाई अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि अगर वो पागल हो गया है या फिर उसके माइंड में अजीबोगरीब सोच है, ठीक है, इन सारे केसेस में भी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि अगर उसका दिवालिया निकल गया। इंसॉल्वेंट एक वोकैब का वर्ड है, अगर आप लोग वोकैबलरी नहीं आपकी इतनी अच्छी है तो आप लोग मेरे साथ वोकैबलरी भी कर सकते हो। मैंने वोकैबलरी से रिलेटेड 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट जिसके अंदर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब्स मैंने आपको याद कराई है, ठीक है, यानी अगर आप उसको देखोगे तो आप याद कर लोगे। तो वो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो सबको पता ही होनी चाहिए। उसके अलावा मैं एक और सीरीज लेकर के आया हूँ जो अभी कंटिन्यू चल रही है, उसके अंदर मैं आपको 1800 से 1900 वर्ड्स जो एसएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो बता रहा हूँ, तो आप उसको भी साथ में देख सकते हो। तो ये दोनों प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि जितने भी वोकैब्स हैं वो उन सबका मतलब क्या है और कैसे आप उसको याद रखते हो, कैसे उसको टॉपर्स याद करते हैं। तो इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, यानी कि कर्ज में डूब जाना, ठीक है। तो अगर वो इस कंडीशन पे आ जाता है तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और वॉलेंट्री एक्वायर्ड फॉरेन सिटीजनशिप, यानी कि अगर वो भारत का जो है वो सिटीजन नहीं है, ठीक है, अगर हमारे मेंबर्स को पता चलता है तो भी उसको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और वॉल्यूंटेरिली, इसका मतलब होता है खुद से अगर वो एक्वायर कर लेता है फॉरेन सिटीजनशिप को तो भी उसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि मेंबरशिप होने के लिए आपको भारत की नागरिकता होनी चाहिए। इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड बाई और अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कि अगर पार्लियामेंट बाद में कोई लॉ वगैरह और बनाती है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के तो उसके अंतर्गत भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये बात यहाँ पर की गई है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आरपीए यानी कि पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, जेल फॉर मोर देन 2 ईयर्स डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि 1951 में एक और लॉ लाया गया, एक और एक्ट लाया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि अगर किसी भी मेंबर को 2 साल से ज़्यादा की जेल हो जाती है तो भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसे लाया गया। अ पर्सन शॉल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर 10th शेड्यूल, यानी कि अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, ठीक है, तो उसको 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा। डिफेक्शन, अगर वो डिफेक्शन करता है, डिफेक्शन का मतलब क्या है कि पहले किसी और पार्टी में था, बाद में उसने पार्टी बदल ली, तो अगर वो पार्टी वगैरह भी बदलता है तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन, जो कि बाद में आया, अभी तक ये भी नहीं था हमारे पास, लेकिन 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद 10th शेड्यूल में से जोड़ा गया क्या, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बात भी बताई है और इसको डीप में देख लेते हैं। ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर है, यानी किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं है, निर्दलीय चुनाव करके अगर आया है और अगर वो बाद में पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड हमारा कहता है नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months फ्रॉम डेट ऑफ हिज नॉमिनेशन, यानी कि अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड मेंबर जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा प्रेसिडेंट है वो चुनता है, तो अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो वो 6 महीने के अंदर ही अंदर ज्वाइन कर ले। अगर वो 6 महीने के बाद ज्वाइन करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इफ़ ही वोट्स कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पार्टी, यानी कि पार्टी जिसको वोट करने के लिए कह रही है अगर वो उसके अपोजिट किसी और को वोट करता है, डिड नॉट फॉलो द डायरेक्शन ऑफ विप। ठीक है, और ये विप क्या होता है, विप जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, पर विप मतलब होता है कि जो पार्टी कह रही है आप उसी को वोट दो।
लेकिन अगर आप किसी और को वोट दे रहे हो, यानी कि आप जो पार्टी का विप है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर भी आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इफ द मेंबर वॉलेंटरली गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पार्टी ऑन हुज टिकट ही हैज़ बीन इलेक्टेड, यानी कि अगर कोई पार्टी का मेंबर है और वो खुद से ही स्वतः ही पार्टी को छोड़ना चाहता है और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो अगर दे देता है, खुद से छोड़ देता है, तो वो भी फिर क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा कुछ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या है हमारा, कि अगर मर्जर हो जाता है, मर्जर का क्या मतलब है कि 2/3 मेंबर्स लीव एंड ज्वाइन अदर पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर सिंगल मेंबर या 2-3 मेंबर अगर जाएंगे तो फिर हो जाएगा, यानी कि अगर जाना भी है तो 2/3 एटलीस्ट जाएं या 2/3 से ज़्यादा जाएं। अगर 2/3 से कम जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर 2/3 या 2/3 से ज़्यादा जाएंगे तो फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये है अंडर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉइंट में, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिफेक्शन इज टू बी डिसाइडेड बाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है रिगार्ड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिफेक्शन, तो फिर वो किसके पास होगा, उसको कौन डिसाइड करेगा, तो उसको हमारा डिसाइड करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, जो भी उस हाउस का होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिसीजन विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर डिफेक्शन। तो हमने बता ही दिया कि जो भी डिसीजन वगैरह होगा वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के ऊपर, और यहाँ पर मैंने बता ही दिया कि उसके अंदर क्या जोड़ा गया था कि अगर 2/3 मेंबर या 2/3 मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स अगर पार्टी छोड़ करके कोई और पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनका जो है वो मेंबरशिप बनी रहेगी, मेंबरशिप नहीं जाएगी। ठीक है। और जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके रिगार्डिंग अपना डिसीजन लेगा, इसके ऊपर जुडिशरी रिव्यू कर सकती है, यानी कि जुडिशरी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अपना कोई बल नहीं जमा सकती है या इसके ऊपर कोई अपना एक्शन नहीं ले सकती है। जुडिशरी बिल्कुल इसके ऊपर अपना रिव्यू ले सकती है। ये एक केस हुआ था, उसके अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहो तो केस स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज आप बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझो, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ही चीज़ें जो हैं वो आपका यूपीएससी लेवल की भी हैं। ठीक है, जिससे कि आपको ब्रीफ में समझ में आए, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यूपीएससी का पेपर तो दोगे नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए। अब आर्टिकल नंबर 103 क्या कहता है कि डिसीजन ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, यानी कि जो डिसीजन लिया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के ऊपर, उसके बारे में बात की गई है। तो इसको कौन लेता है, इसको लेता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, इफ एनी क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस, डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हिज डिसीजन शॉल बी फाइनल, यानी कि अगर कोई भी मेंबर जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट का होगा, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन वगैरह लगते हैं रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन के, तो जो प्रेसिडेंट का हमारा डिसीजन है उसी को फाइनल डिसीजन माना जाएगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, सेकंड क्लॉज में क्या कहता है कि जो भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उसके लिए प्रेसिडेंट को इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन लेनी पड़ेगी, यानी कि प्रेसिडेंट का ही जो हमारा डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। तो प्रेसिडेंट को क्या करना होगा, इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन साथ में लेना होगा, उसके बाद ही अपना डिसीजन फाइनल करना होगा। ये बात हमारा आर्टिकल नंबर 103 कहता है। अब देखो, आप लोग याद करने के लिए परेशान मत होना, याद मैं आपको करा दूंगा बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच से। अभी आप लोग बस ये समझ जाओ कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज पता रहेगा तभी तो आप याद करोगे, याद भी आप कुछ तो करोगे, तो जो याद करोगे पहले उसको तो समझ लो। ठीक है, तो अभी आप लोग बस समझ लो, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मैं आपको याद भी कराऊंगा और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल नंबर 104 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 104 कहता है पेनाल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओट और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। सिंपल शब्दों में बता दे तो ये बात करता है पेनाल्टी की, यानी कि फाइन की, कि अगर कोई जो हमारा मेंबर है वो अगर बैठ जाता है या फिर वोट कर देता है, अगर उसने ओथ नहीं लिया है उसके पहले ही, यानी कि अगर वो ओथ नहीं लेता है, ठीक है, और उसके पहले ही अपना बैठ जाता है, अपना कार्यकाल करने लगता है, वोट वगैरह करने लगता है, तो फिर उसके ऊपर पेनाल्टी लगती है। कितने रुपए की पेनाल्टी लगती है,
तो 500 रुपये पर डे की, ठीक है, यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपये की हर एक दिन की पेनाल्टी लगती है। अगर उसने ओथ नहीं लिया हुआ है और वो बैठ गया है, अपना वोटिंग वगैरह भी कर रहा है, ठीक है, अगर पता चल जाता है तो उसको 500 रुपये पर डे के हिसाब से पेनाल्टी देनी होगी। अब आप लोग खुद समझ लो कि कितनी कम पेनाल्टी रखी गई है इन नेताओं के लिए। जबकि आप एक हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको 500 से 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ती है हर एक टाइम की, ठीक है। मतलब एक दिन में अगर आपने 10 कैमरे के सामने आप आए और 10 ने आपका चालान काटा, तो आप समझ सकते हो 500 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये पर डे हो जाएगा। लेकिन नेताओं के लिए केवल 500 रुपये। वाह, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 105 पे। ये बात करता है पावर एंड प्रिविलेज की, ठीक है। तो पावर एंड प्रिविलेज आर आल्सो एक्सटेंडेड टू दोज हु आर एंटाइटल्ड टू स्पीक इन द पार्लियामेंट, यानी कि अटॉर्नी जनरल। आसान शब्दों में इस लाइन का मतलब बता दें आपको, तो इस लाइन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपकी क्या पावर है, आपकी क्या प्रिविलेज है एज अ एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको क्या पावर दी जाती है, आपको क्या प्रिविलेज दिए जाते हैं। पहला इसके अंदर पॉइंट कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, यानी कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपके पास ये पावर है कि आपकी जो स्पीच है वो फ्रीडम रहेगी, यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी स्पीच को अपनी फ्रीडम के साथ रख सकते हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ठीक है, या कोई आपको बताने वाला नहीं होगा कि आप यही स्पीच दो। आप अपनी स्पीच के लिए बिल्कुल फ्रीडम हो, आपको फ्रीडम मिली हुई है। नो एमपी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो एमपी शॉल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी सेड वोट इन पार्लियामेंट, यानी कि वो पार्लियामेंट में क्या बोलता है, किसको वोट करता है, इन सबको लेकर के वो कोर्ट में लायबल नहीं होगा। यानी उसको किसी भी केस में कोर्ट में ले जा करके नहीं कुछ बताना होगा कि मैंने ये बात क्यों बोला, मैंने ये वोट किस क्यों दिया, ठीक है। यानी कोर्ट उसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। एमपी कैन नॉट बी अरेस्टेड इन एनी सिविल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग अ सेशन 40 days बिफोर आफ्टर द सेशन, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो 40 दिन या फिर 40 दिन सेशन के बाद के, ठीक है। यानी कि जब तक सेशन चल रहा होगा तब तक आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, उस सेशन के 40 दिन पहले से भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, और सेशन एंड होने के 40 दिन बाद तक भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। दिस प्रिविलेज इज नॉट अवेलेबल इन क्रिमिनल और प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस, यानी कि ये प्रिविलेज तो मिली हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी का क्राइम कर दो, आप किसी को मार दो और फिर आप कहो कि अभी तो मैं सेशन में हूँ या अभी तो 40 दिन नहीं हुए हैं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। ये प्रिविलेज आपको क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं मिलेंगी, बाकी हर केसेस के अंदर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 105। अब 106 पे आ जाते हैं। ये बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स की, कि मेंबर्स को सैलरी कितनी मिलेगी ये कौन डिसाइड करेगा, क्या क्या उसे अलाउंसेस मिलेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करेगा आपका पार्लियामेंट, ठीक है। डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट टाइम टू टाइम, यानी समय से समय को यानी कि समय समय में आपका पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कितनी सैलरीज देनी है, क्या क्या अलाउंसेस देने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करेगा वो आपका पार्लियामेंट करेगा। इसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 106 भी खत्म हो जाता है। आ जाता है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, आ जाता है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे लॉ से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। ये शुरू होता है 107 नंबर आर्टिकल से। तो अभी भी मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैं आपको याद करा दूंगा, बस आप समझने के ऊपर फोकस करिए। आर्टिकल नंबर 107 कहता है प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। तो अब देखो इसके अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी इंट्रोडक्शन है कि कैसे बिल को पास करना है, वो सब बताया गया है, क्या क्या प्रक्रिया करनी होगी, ठीक है। तो आ बिल में ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी हाउस से कोई भी बिल जो है वो ओरिजिनेट हो सकता है। यानी कि अगर आपको कोई भी बिल लाना है तो आप चाहे राज्यसभा से भी ला सकते हो, चाहे आप लोकसभा से भी ला सकते हो। अभी क्या क्या प्रोसीजर होगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे लाइन से लाइन में। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विल नॉट लैप्स ड्यू टू प्रोरागेशन और एडजॉर्नमेंट, विल नॉट लैप्स इन केस ऑफ डिसोल्यूशन। बिल्स मतलब क्या होता है, तो देखो बेटा बिल कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल,
या फिर आपका फाइनेंशियल बिल, जिसको हम लोग मनी बिल भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखो, जैसे ऑर्डिनरी जो बिल होता है यानी कि सामान्य बिल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पब्लिक मेंबर बिल आता है या फिर प्राइवेट बिल आता है। ठीक है। और आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है, फाइनेंशियल बिल भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी हो सकता है। अभी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके आराम आराम से देखेंगे। आप यहाँ पर बस एक चीज़ ये जान जाओ कि पहली बात तो बिल किसी भी हाउस के अंदर आ सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है। लेकिन अगर लोकसभा के अंदर आएगा तो राज्यसभा के पास भी जाएगा, यानी कि दोनों की स्वीकृति होनी चाहिए। अगर राज्यसभा के पास आएगा तो लोकसभा के पास भी जाएगा, कि दोनों की स्वीकृति हो। और आखिरी में प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जब उसके ऊपर मोहर लगा देगा तो फिर वो लॉ बन जाएगा। यानी कोई बिल लॉ कब बनता है, पहले तो वो बिल ओरिजिनेट होगा किसी भी हाउस से, लेकिन दोनों हाउसेस की क्या चाहिए होंगे, स्वीकृति चाहिए होगी। कोई भी बिल जो है वो पहले राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट उसकी स्वीकृति देगा, और उसके बाद वो क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। इतनी सारी प्रोसेसेस इसके अंदर होती हैं। अब इसके अंदर हम लोग डेप्थ में जाएंगे, अच्छी तरीके से उसके अंदर देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। आर्टिकल नंबर 108 शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो ये कहता है हमारा ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है। यानी कि इसके अंदर पहला क्लॉज कहता है इफ़ अ बिल पासेस बाय वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि अभी मैंने बताया कि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, दो हाउस होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा। बिल कहीं से भी ओरिजिनेट, यानी बिल की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अब भाई अगर बिल की शुरुआत राज्यसभा से हुई है, इसका मतलब है कि राज्यसभा तो उसको मंजूरी दे देगा। अब वो भेजेगा किसके पास, लोकसभा के पास। अगर वो बिल की मंजूरी लोकसभा भी दे देता है तो फिर दोनों तरफ से जब मंजूरी मिल गई तो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, और प्रेसिडेंट की मुहर लगने के बाद वो लॉ बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला क्लॉज कह रहा है इफ़ अ बिल पासिस बाय वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी अगर किसी भी एक हाउस में बिल पास हो जाता है बट इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, यानी कि दूसरे हाउस ने उसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया कि हम इसकी मंजूरी नहीं देते हैं। एंड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ हैज़ बीन elapsed, यानी कि 6 महीना बीत गया। मान लीजिए एक हाउस जो है उसने दूसरे हाउस के पास बिल भेजा कि आप इसकी स्वीकृति कर दीजिए, यहाँ से स्वीकृति हो गई है, तो जो दूसरा हाउस है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, और 6 महीने तक उसको कुछ बोलता ही नहीं है, फ्रॉम द डेट ऑफ बिल इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट, देन द प्रेसिडेंट मे समन अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट। तो अगर 6 महीना बीत जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक मीटिंग बुलाएगा जिसके अंदर वो दोनों हाउसेस को बैठाएगा, और फिर वो सॉल्व कराएगा जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है। तो आई होप आपको पहला जो पॉइंट है वो समझ में आया होगा। जितना बताया जा रहा है उतना ही समझिए। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द प्रोसीजर फॉर सच अ ज्वाइंट सेशन आर टू बी रेगुलेटेड बाय रूल्स फॉर्म्ड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि जो भी इस ज्वाइंट सेशन के अंदर प्रोसीजर्स वगैरह होंगे वो सभी कौन रेगुलेट करेगा, तो वो सभी रेगुलेट करेगा लोकसभा का स्पीकर। ठीक है। जितने भी रूल्स वगैरह होंगे वो वही बनाएगा, कौन बनाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इतना सब फिगर विगर बना दिया है। इससे आप समझ सकते हो कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं किसी भी बिल को ओरिजिनेट करने से लेकर के लॉ बनने तक में। अब देखिए पैसेज क्या होता है, इसको कई पॉइंट्स के अंदर आपको समझाया गया है। जैसे अगर कोई बिल लोकसभा में पास होता है और राज्यसभा में भी पास हो जाता है तो वो अप्रूवल के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद यानी प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो जो बिल होगा वो आपका क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। ये आपका पहला केस था। दूसरे केस में अगर वो राज्यसभा से ओरिजिनेट होता है तो फिर वो लोकसभा के पास जाएगा, और फिर वो किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यानी कि बिल लोकसभा से ओरिजिनेट हो या राज्यसभा से ओरिजिनेट हो, अप्रूवल दोनों की लगेगी, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा या कहें तो अप्रूवल लगेगा। यानी कि ये तीनों की अप्रूवल लगना जरूरी है किसी भी बिल को लॉ बनने के लिए। ठीक है। इसके बाद थर्ड केस कहता है कि आरएस डिड सम अमेंडमेंट एंड सेंट टू लोकसभा। यानी कि लोकसभा से बिल पास होकर के गया राज्यसभा के पास, राज्यसभा ने कहा कि कुछ चेंजेस कर दो, और उसके बाद वो वापस से लोकसभा के पास भेज दिया, लोकसभा ने चेंजेस किए और फिर राज्यसभा के पास भेज दिया, राज्यसभा ने उस चेंजेस को देखा कि हाँ हो गया है, फिर वापस से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया।
यानी कि राज्यसभा अगर चाहे तो कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह करने के लिए कह सकता है लोकसभा से कि ये अमेंडमेंट आप कर दीजिए। उसके बाद लोकसभा उसे करेगा और फिर दोनों तरफ से मंजूरी के बाद प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देगा। राज्यसभा रिजेक्टेड द बिल, यानी कि हो सकता है कि लोकसभा से अप्रूव हो गया लेकिन राज्यसभा ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस केस में क्या होगा, या फिर एक और केस है आपका, बिल सेंट टू राज्यसभा देन लोकसभा एंड लोकसभा रेफ्यूजेस टू अमेंड, यानी कि अब लोकसभा से राज्यसभा के पास तो गया, राज्यसभा ने कहा कि कुछ चेंज कर दो, वापस लोकसभा के पास आ गया। लोकसभा ने इसके पिछले वाले केस में तो चेंजेस कर दिए थे, लेकिन अब लोकसभा ने कहा कि हम चेंजेस नहीं करेंगे, ये मैंडेटरी है। अब यहाँ पर क्या होगा, या फिर जब राज्यसभा रिजेक्ट कर देगा बिल, इन सारे केसेस में क्या होगा, एक और केस बनता है कि लोकसभा सेंट टू राज्यसभा एंड राज्यसभा डिड नॉट टेक एनी एक्शन, यानी कि लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, ठीक है, और 6 महीने बीत गए, अब क्या होंगे। ठीक है, तो ये तीनों केस के अंदर क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है प्रेसिडेंट का, यानी कि इंटरफेयर करता है इसमें प्रेसिडेंट। इन तीन केस को हम लोग डेडलॉक भी बोलते हैं। तो ये तीन केसेस के अंदर हो सकते हैं। इनको रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करता है, एक ज्वाइंट सिटिंग बैठाता है जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के दोनों मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और फिर उसको रिजॉल्व कराता है सिंपल मेजोरिटी से। इसके अंदर कहीं ना कहीं जो रूल होता है वो लोकसभा का ही होता है। क्यों, क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हाउस ऑफ द पीपल हैं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं रूल जो है वो लोकसभा का ही होता है। अब तक 3 ज्वाइंट सिटिंग जो है वो बैठाई जा चुकी है, एक बार 1960 में, एक बार 1977 में और एक बार 2002 में। ये सब आपसे नहीं पूछता है, हाँ इतना पूछ सकता है कि कब कितनी सीटें अब तक बैठाई जा चुकी है ज्वाइंट सिटिंग, तो आपको 3 बता देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि इसको कौन कहीं ना कहीं प्रिसाइड करता है, इसको कौन गाइड करता है, तो इसको लोकसभा जो है वो प्रिसाइड करता है, उसके जो स्पीकर हैं। और अभी यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि रूल तो है वो तो लोकसभा का ही होगा, ठीक है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी कर सकता है अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट है, या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कर सकता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन नेवर प्रिसाइड ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। वो कौन होता है, वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, तो वो कभी भी प्रिसाइड नहीं कर सकता है ज्वाइंट सिटिंग को। क्यों, क्योंकि वो मेंबर ही नहीं होता है किसी भी हाउस का। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस अ बिल लैप्स, यानी कि बिल किस केसेस के अंदर फेल हो जाएगा, यानी कि उसको नेग्लेजिबल, खत्म घोषित कर दिया जाएगा। तो ये कब होता है, पहला पॉइंट कहता है अ बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट सॉल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरागेशन ऑफ हाउसेस, यानी कि अगर कोई हाउस जो है उसको अगर प्रोरागेट किया जाता है, प्रोरागेट का मतलब होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कि एक निश्चित समय के लिए हाउस को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हाउस को बंद कर दिया जाए तो क्या बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो भी बिल कहीं ना कहीं ओरिजिनेट हुआ है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा वाला केस कहता है अ बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, तो कोई भी बिल अगर राज्यसभा के अंदर पेंडिंग में है विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल, जो कि लोकसभा से पास नहीं हुआ है, सॉल नॉट लैब्स ऑन अ डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि अगर डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का, ठीक है, लेकिन आपका वो राज्यसभा से, अ बिल पेंडिंग इन काउंसिल ऑफ स्टेट विच हैज नॉट बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल सॉल नॉट लैब्स ऑन हाउस डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि राज्यसभा में बिल है, लोकसभा में अभी तक नहीं गया हुआ है, ठीक है, पेंडिंग में है अभी, लेकिन अगर लोकसभा स्थगित हो जाती है, डिसोल्यूट हो जाती है, तो क्या वो बिल भी खत्म हो जाएगा, नहीं, फिर जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके पास वो बिल रख दिया जाएगा ऐसे के ऐसे ही। अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा, और विच हैविंग बीन पास्ड बाय हाउस ऑफ द पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स सॉल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108 लैब्स ऑन अ रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि अगर कोई भी बिल जो है वो आपका लोकसभा से पास हो गया है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा क्या कर रहा है, वहां पर उसको पास नहीं कर रहा है, तो फिर वो आर्टिकल नंबर 108 का विषय हो जाएगा, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का, अभी अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है, लैब्स ऑन अ रिजोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। उसके बाद आपके क्या कह रहा है, प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग जो है वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोविजन किस देश से लिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 109 की, स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट टू मनी बिल, यानी कि मनी बिल के अंदर कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। यहाँ पर कोई भी डेडलॉक पॉसिबल नहीं होता है,
अभी हम लोगों ने 3 केसेस देखे थे डेडलॉक के, तो वो आर्टिकल नंबर 109 यानी मनी बिल के अंदर नहीं लगते हैं। कैसे नहीं लगते हैं? तो यहाँ पर देखिए कुछ अलग ही फॉलो किया जाता है। जैसे अगर ओरिजिन होता है लोकसभा से, अब ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास केवल 14 दिन है उसको रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, पिछले केस में क्या था, 6 महीने थे, लेकिन अब 14 दिन ही है। 14 दिन में आपको रिएक्ट करना है। कैन नॉट अमेंड मनी बिल यानी मनी बिल को चेंज भी नहीं कर सकते, बट कैन रिकमेंड अमेंडमेंट, लेकिन हाँ रिकमेंड कर सकते हो कि आपको ये चीज़ें कर लेनी चाहिए, लेकिन आप दबाव नहीं डाल सकते हो। हैज़ लिमिटेड पावर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ मनी बिल, यानी कि राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर होता है। अगर मनी बिल का केस आ जाए और कोई भी जॉइंट सिटिंग भी आप नहीं बैठा सकते हो अगर केस आपका मनी बिल का है। अब आपने मनी बिल के इतने सारे फायदे देख लिए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा तो कोई भी बिल ले आएगा और उसको कह देगा कि ये हमारा मनी बिल ही है, जिससे कि उसको कोई भी ज़्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े और जल्द से जल्द वो बिल एक्ट बन जाए। लेकिन वो नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आर्टिकल नंबर 110 डेफिनेशन बताता है मनी बिल की, कि किस तरीके के बिल को हम लोग मनी बिल बोल सकते हैं और किस तरीके के बिल को मनी बिल नहीं बोला जा सकता है। अ बिल विच हैज़ फॉलोइंग प्रोविज़न, एक मनी बिल वही होगा जो ये फॉलोइंग जो प्रोविजंस हैं उसको फॉलो करेगा। जैसे सब क्लॉज ए कहता है द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्टरनेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, यानी कि टैक्स से रिलेटेड जो भी इम्पोजिशन होगा, ठीक है, एबोलिशन होगा, रेमिशन होगा, अल्टरनेशन होगा, मतलब जो भी बदलाव होंगे, जोड़े जाएंगे, हटाए जाएंगे टैक्स रिलेटेड, वो सभी मनी बिल के अंदर आएगा। द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी, यानी कि कितना रुपए उधार लेता है, ठीक है, सरकार, इन सब का रेगुलेशन भी मनी बिल के अंदर आएगा। उसके अलावा कोई भी मैटर जो थोड़ा पैसों से रिलेटेड है, फंड से रिलेटेड है, ठीक है, वो सब किस में आता है? मनी बिल के अंदर आता है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मनी बिल के अंदर नहीं आती हैं। जैसे कि फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन, यानी कि अगर फाइन वगैरह लगाने के लिए कोई बिल लाया गया हो कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो हम इतना रुपए फाइन लेंगे, तो ये मनी बिल के अंदर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा नुकसान किसका हो जाएगा? जनता का हो जाएगा। अगर बिल ले आया गया कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा, और फिर वो बिल तो लोकसभा वाले पास भी कर लेंगे, राज्यसभा से तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं सरकार का तो अच्छा खासा फायदा हो जाएगा कि अब उसको एक लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे तो 5,000 रुपये मिलेगा, और जनता का भारी नुकसान होगा। तो जहां पर जनता का भारी नुकसान होने लगे और सरकार का अच्छा फायदा होने लगे, वहां पे जो बिल है उसको मनी बिल के अंदर जनरली नहीं लाया जाता है। ठीक है, जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ फाइन, या फिर पेनाल्टीज वगैरह, या फिर पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस ऑफ फीस, ठीक है, सर्विसेज रिलेटेड जो भी फी वगैरह ली जाती है, अदरवाइज गवर्नमेंट उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये सारे केसेस जो हैं हमारे, वो आपके मनी बिल के अंदर नहीं आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम लोग एक आर्टिकल नंबर 111 की। यहाँ पर क्या है आपका? एसेंट टू बिल, बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। तो जाहिर सी बात है, बिल ओरिजिनेट हुआ पार्लियामेंट यानी कि हाउस ऑफ लोकसभा, हाउस ऑफ राज्यसभा से पास भी हो गया, फिर प्रेसिडेंट का असेंट भी लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ पावर होता है, जैसे कि या तो वो डायरेक्ट अपना असेंट दे दे, यानी कि ठीक है हम मान जाते हैं, मुहर लगा देते हैं, या फिर रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन बट नॉट मनी बिल, यानी कि वो उस बिल को वापस भेज दे, यानी रिटर्न कर दे कि आप एक बार उसको फिर से देख लो, रिकन्सिडर कर लो। ठीक है, लेकिन एक ही बार भेज सकता है। दूसरे बार जब आएगा तो उसको वो बिल को मानना ही पड़ेगा, किसको? प्रेसिडेंट को। और मनी बिल को वो एक भी बार नहीं भेज सकता है रिकन्सिडर के लिए। क्यों नहीं भेज सकता है? क्योंकि जब भी मनी बिल लाया जाता है तो वो पहले ही प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही लाया जाता है, तो अब वो दोबारा क्यों रिकन्सिडर उसे कराएगा? फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, ही हैज़ टू साइन द रिकॉग्नाइज्ड बिल बाय द पार्लियामेंट, यानी एक बार जब वो रिकॉग्नाइज कर लिया पार्लियामेंट तो अब उसको साइन करना ही पड़ेगा, यानी एक ही बार वो भेज सकता है, एक बार से ज़्यादा बार नहीं भेज सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ वीटो पावर की बात की गई है, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो, बिल रिजेक्टेड कैन नॉट बी रिजेक्टेड सेकेंड टाइम, यानी एक बार बिल रिजेक्ट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन दोबारा प्रेसिडेंट उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता। सस्पेंसिव वीटो, बिल रिटर्न, एसेंट इज मैंडेटरी इन रिटर्न बिल, यानी कि अगर बिल को रिटर्न किया गया है, ठीक है, तो फिर एसेंट जो है
वो मैंडेटरी हो जाएगा जब बिल रिटर्न हो करके यानी कि वापस आएगा, ठीक है, सेकंड टाइम, तो उसको अपनी मुहर लगानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट के पास एक पॉकेट वीटो भी होता है, यानी कि नो रिएक्शन का केस भी होता है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी बिल को रिएक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कि वो फंसाए रख सकता है अपने पास। नो टाइम लिमिट गिवन, यानी कोई टाइम भी नहीं दिया हुआ है कि इतने महीने के अंदर आपको अपनी मोहर लगानी ही लगानी है, या इतने साल के अंदर आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है। फिर आपका क्या है, क्वालिफाइड वीटो नॉट अवेलेबल टू इंडियन प्रेसिडेंट, यानी कि एक क्वालिफाइड वीटो भी होता है जो कि केवल और केवल यूएसए में होता है, ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का हिस्सा नहीं है, इसलिए आप इसको मत समझिए। इसके बाद क्या आ जाता है हमारा, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड्स इफ अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, यानी अगर कहीं पर कुछ आप अस्पष्टता आ जाती है कि ये बिल मनी बिल के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, तो वहाँ पर लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल के अंदर आता है या नहीं आता है। नो वीटो कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि मनी बिल जो है वो पहले ही रिकमेंडेशन ले ली जाती है प्रेसिडेंट से, उसके बाद ही लाया जाता है। इसीलिए मनी बिल के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो उसको रिकमेंडेशन नहीं कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता है। फिर क्या है, पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज डीपर देन यूएसए प्रेसिडेंट, यानी कि टाइम लिमिट जो क्या है इंडियन प्रेसिडेंट के पास काफ़ी ज़्यादा है यूएस के प्रेसिडेंट से, यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास एक टाइम लिमिट होती है कि उतने टाइम लिमिट के अंदर ही आपको मुहर लगानी है, लेकिन प्रेसिडेंट जो हमारा इंडिया का है उनके पास कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 112 जो कि बात करता है बजट के बारे में। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है उसके अंदर बजट टर्म का यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि कहीं मेंशन नहीं है बजट वर्ड। वहाँ पे क्या मेंशन है, वहाँ पे आपका मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बजट जो शब्द है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। वहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, वहाँ पर यूज़ किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब हम लोग इसी के बारे में देखेंगे, आर्टिकल नंबर 112 इसके बारे में बात करता है। अब देखिए हमारे देश का मुखिया कौन है, हमारा प्रेसिडेंट। तो जो भी बजट से रिलेटेड जो भी नाम अगर कहीं पे भी आता है, बजट जैसे किसके नाम पे लिया जाता है तो वो लिया जाता है नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पर बजट पास किया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, तो वही सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर सॉल बी सोन इन टू टाइप्स, यानी कि जो हमारा ये बजट है ये टू टाइप्स का होता है। पहला क्या है आपका, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये नॉट वोटेबल होता है, यानी यहाँ पर जो बजट है वो देना ही देना होता है। यहाँ पर कोई वोटिंग वाला सिस्टम नहीं होता है कि वोट से ये तय करें कि कितना बजट किसके लिए है। यहाँ पर आपका नॉट वोटेबल होता है, यानी ये चीज़ें आपको देनी ही हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, ये सब आपका आ जाता है चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर, ये नॉट वोटेबल होता है। इसके अलावा मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वोटेबल होता है, और ये लोकसभा के अंदर वोटिंग यहाँ पर होती है। राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन बजट, यानी राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती है बजट को पास करने से रिलेटेड वोट देने की। आर्टिकल नंबर 113 बात करता है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, वोटिंग इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड ओनली इन लोकसभा, लोकसभा हैज़ पावर टू वोट। अभी ये मैंने बता ही दिया कि लोकसभा के पास पावर होती है वोट करने की। नो डिमांड फॉर अ ग्रांट सॉल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है, उसके बाद ही कोई भी डिमांड जो है उसको ग्रांट माना जाता है, यानी कि उसको लिया जाता है। ठीक है, तो डिमांड फॉर फंड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि अगर आपको फंड चाहिए तो आप पहले तो प्रेसिडेंट से उसको क्या कराओगे, ग्रांट कराओगे, फिर वोटिंग कराओगे, और फिर वो क्या हो जाएगा आपका, तय हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 114 बात करता है अप्रोप्रिएशन बिल्स की। ठीक है, डिमांड फॉर ग्रांट, नो वोटिंग इज अलाउड इन अप्रोप्रिएशन बिल। क्या होता है ये, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विदाउट पासिंग दिस बिल द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक आउट मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि बिना इस बिल को पास किए जो गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं ले सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नो वोटिंग इज अलाउड इन अप्रोप्रिएशन बिल, लेकिन जो आपका अप्रोप्रिएशन बिल होता है वहां पर कोई भी वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, जैसे कहीं पे आपात स्थितियाँ आ गई,
जहाँ पे अब वोटिंग पूरा कराने का पूरा टाइम नहीं है, वहाँ पर गवर्नमेंट को अर्जेंट पैसा चाहिए, तो वहाँ पर वोटिंग तो नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर लेती है, अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू क्या करती है, डायरेक्ट आपका फंड ले लेती है, वहाँ पर कोई भी वोटिंग नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, ड्यूरिंग वोटिंग द पार्लियामेंटेरियन कैन पास कट मोशन, यानी कि कभी भी जब भी वोटिंग होती है तो जो पार्लियामेंटेरियन है यानी जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो कट मोशन भी ला सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर गवर्नमेंट नहीं दिखा पाई कि वो किस लिए पैसा ले रही है या उसकी मांग किस लिए है, तो नीति के अनुसार उसको घटा करके, यानी जितना रुपए उसने जितना करोड़ रुपए मांगा है उसको घटा करके केवल 1 रुपए दिया जाता है। ठीक है। जिससे कि उसको सेम आए कि उसने कहीं ना कहीं गलत चीज के लिए पैसा मांगा था या फिर वो नीति के खिलाफ है। ठीक है। टोकन कट पे क्या किया जाता है, केवल 100 रुपए दे दिया जाता है। और इकोनॉमिक कट पे, यानी कि जब लगता है कि पैसा गवर्नमेंट ज्यादा मांग रही है, जैसे 500 करोड़ रुपए मांग रही है लेकिन काम 300 करोड़ में भी हो सकता है, तो उसको 500 की जगह 300 करोड़ दिया जाता है, यानी कि कुछ पैसा क्या कर लिया जाता है, रेड्यूस कर लिया जाता है, घटा दिया जाता है। इफ पास्ट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जितना पैसा, जितना फंड मिला है, गवर्नमेंट को लगता है कि उसको और फंड चाहिए क्योंकि इतने पैसे में नहीं हो पाएगा, तो फिर वो आर्टिकल नंबर 115 के अंतर्गत आता है। या फिर उसको कहीं ना कहीं पैसा किसी और चीज़ के लिए मांगा, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं इस चीज़ में कम लग जाएगा लेकिन दूसरी चीज़ में ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो मतलब कि उलट फेर करने के लिए या फिर और ज़्यादा पैसा मांगने के लिए क्या होता है, आर्टिकल नंबर 115 आता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 116 आता है, वोट ऑन अकाउंट वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स की। ऑन क्रेडिट क्या होता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ये दिखाती है कि उसको बहुत जरूरी काम है, ठीक है, मीट अर्जेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो वहां पर क्या होता है, होज डिटेल कैन नॉट बी शेयर्ड ऑर्डिनरी इन अ बजट, यानी कि जिसका डिटेल जो है वो बजट के अंदर ऑर्डिनरी नहीं दिखाया जा सकता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, गिवन टू एग्जीक्यूटिव बाय लोकसभा, यानी कि ठीक है आपको जितना पैसा चाहिए आप निकाल लीजिए। ठीक है। और यहाँ पर वो पहले से कोई भी जो है वो बजट के अंदर नहीं दिखा पाता है गवर्नमेंट, तो वहां पर उनको ब्लैंक चेक दिया जाता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी अर्जेंट पैसे की जरूरत होती है और गवर्नमेंट जनरली बजट के अंदर वो नहीं दिखा सकती है कि उसको कितना रुपए चाहिए, तो फिर उसको ब्लैक चेक दे दिया जाता है कि आप जाइए जितना रुपए आपको यूज हो रहा है आप यूज कर लीजिए। ठीक है। लोकसभा दे देता है एग्जीक्यूटिव को। फिर वोट ऑन अकाउंट, इट इज फॉर्मेलिटी डन बाय द रूलिंग गवर्नमेंट बाय टेकिंग परमिशन ऑफ लोकसभा टू स्पेंड सम फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि ये एक फॉर्मेलिटी के रूप में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो लोकसभा से परमिशन लेती है कि आपको कि उनको जो भी फंड वगैरह जो भी चाहिए उसको स्पेंड वो कर रही है। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मेलिटी के लिए क्या करती है, परमिशन लेती है लोकसभा से। फिर हमारा एक्सेप्शनल ग्रांट्स, दे आर स्पेशल प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द रेगुलर बजटरी एलोकेशन, यानी कि आपका बजट वगैरह पास हो गया लेकिन कुछ चीजें थी जो उस टाइम पे नहीं ली गई। ठीक है। लेकिन अब उनका एक्सपेंस आ रहा है यानी उनका खर्चा आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। कि दे आर स्पेशल प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द रेगुलर बजटरी एलोकेशन, तो वो इसके अंदर कवर हो जाता है। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स की। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला आ जाता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 266 इसके अंदर बात की गई है। इसके अंदर आपका आ जाता है टैक्स का पैसा, जो आप लोग टैक्स वगैरह देते हो वो इसके अंदर सीधे कलेक्ट होता है। जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलता है वो इसके अंदर कलेक्ट होता है, ये कहीं ना कहीं पब्लिक का पर्स है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेकंड है वो है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जितना भी जुडिशियल डिपॉजिट्स होता है, यानी कि आप लोग का जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उन सब के अंदर जो पैसे वगैरह जमा किए जाते हैं, जुडिशियल डिपॉजिट्स मतलब जैसे कोई के ऊपर फाइन लग गया, ठीक है, तो वो सभी आपका इसके अंदर जमा होता है। ठीक है। पब्लिक फंड डिपॉजिट इन हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉट पार्लियामेंट, यानी कि इसका जो पैसा होता है वो आपका एग्जीक्यूटिव के पास होता है, पार्लियामेंट के पास नहीं होता है। फिर हमारा कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इन हैंड ऑफ प्रेसिडेंट बट रन बाय प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि इस अकाउंट का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, और इसको जो रन भी प्रेसिडेंट करता है, और कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी करता है। ठीक है। ये सभी आर्टिकल नंबर 266 के अंदर ये दोनों आते हैं, 267 के अंदर ये आता है। फिर अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 117 की। यहाँ पर बात किया गया है स्पेशल प्रोविजंस टू फाइनेंशियल बिल की। ठीक है।
तो अभी हम लोगों ने मनी बिल देखा था, अब आ जाता है आपका फाइनेंशियल बिल। आप लोग इन दोनों को सेम मत समझिएगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल, यानी कि जितने भी मनी बिल होते हैं वो सभी फाइनेंशियल बिल होते ही होते हैं, पर जितने भी फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो सभी मनी बिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है हमारा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि हमारा जो आपका फाइनेंशियल बिल होता है उसके अंदर भी और मनी बिल के अंदर भी हमेशा प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है, उसके बाद ही उसे पास किया जाता है। सेम एज ऑर्डिनरी बिल, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर भी ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होती है कि लोकसभा से पास होना पड़ेगा, राज्यसभा से पास होना पड़ेगा और फिर हमारा प्रेसिडेंट का एसेंट लग जाएगा। आर्टिकल नंबर 118 बात करता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर की, कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस, यानी कि हर जो हमारा पार्लियामेंट का हाउस है वो कैसे रेगुलेट होगा, उन सब का प्रोसीजर, उन सब का रूल वगैरह बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उनके ऊपर होती ही है। तो ये आर्टिकल नंबर 118 बात करता है कि ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। आर्टिकल नंबर 119 बात करता है रेगुलेशन ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, यानी फाइनेंशियल बिजनेस रिलेटेड जितना भी लॉ का रेगुलेशन वगैरह होता है पार्लियामेंट के अंदर उन सबको रेगुलेट करने का काम 119 नंबर आर्टिकल में बताया गया है। 120 नंबर आर्टिकल बात करता है लैंग्वेज की, कि पार्लियामेंट के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाएगी। बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट सॉल बी ट्रांजेक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि या तो हिंदी में और इंग्लिश में जो है वो आपका पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं। इंग्लिश को रिमूव किया जा सकता है आफ्टर 15 ईयर्स बट स्टिल कॉन्टिन्यूइंग, यानी कि 15 साल बाद जब भी ये लॉ आर्टिकल बना था उसके 15 साल तक इंग्लिश को मान्यता थी, उसके बाद इसको हटाया जा सकता था, लेकिन ये हर 15-15 साल में क्या किया जाता है उसको कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है, तो ये अभी तक चला आ रहा है, यानी अभी तक इसको रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन रिमूव किया जा सकता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर में परमिट एनी मेंबर टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन मदर टंग, यानी कि जो हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो किसी भी मेंबर को परमिट यानी कि परमिशन दे सकता है कि वो अपनी मदर टंग अपनी मातृभाषा में बोले। आर्टिकल नंबर 121 बात करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ने जो कुछ भी कहा उन सब से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। नो डिस्कशन रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ जजेस सॉल बी डन इन पार्लियामेंट। ठीक है, और 122 में इसी का वाइसा वर्सा है, यानी कि कोर्ट नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि कोर्ट जो है वहां पर पार्लियामेंट में क्या चीजें हो रही हैं उन सबको कुछ भी इंक्वायर वगैरह पूछताछ नहीं कर सकता है, और यहाँ पर पार्लियामेंट कोर्ट का कुछ नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में सहमति बना करके कहते हैं ना तुम मेरी बात करो ना मैं तुम्हारी बात करूंगा। द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट शॉल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ एनी एलिजिड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर्स, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी इरेगुलर वर्क करो और उसके बारे में कोर्ट कुछ भी इंक्वायर नहीं करेगा। वहां पर जो सिंपल चीजें हैं उनके बारे में इंक्वायर नहीं करेगा, लेकिन कुछ भी अगर इरेगुलरिटी आती है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आती है, यानी वहां पर कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। एनी बिजनेस कंडक्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ एमपीज इन पार्लियामेंट इज नॉट सब्जेक्टेड टू जुरिडिक्शन इन एनी कोर्ट, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स होंगे उनके किसी भी रिलेटेड जो बात वो कर रहे हैं वहां पर उसका कोर्ट जो है वो कोई भी जुरिडिक्शन वगैरह नहीं करेगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब देखिए आर्टिकल नंबर 123 बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोम्युलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस, यानी कि जब दोनों हाउस जो है वो सेशन में ना हो उस समय अगर कोई भी लॉ की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, कोई कानून की जरूरत पड़ रही है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, ला सकता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, उसको उसी का दर्जा दिया जाएगा जैसे किसी भी एक्ट का दर्जा दिया जाता है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, लॉ मेकिंग पावर, प्रेसिडेंट इन सेंटर और गवर्नर इन स्टेट, यानी जो आपका स्टेट के लिए गवर्नर और सेंटर के लिए प्रेसिडेंट। कैन ऑर्डिनेंस बी प्रोमिलगेटेड व्हेन ओनली वन हाउस इज नॉट इन सेशन, तो देखो आप तभी ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट ला सकता है जब दोनों ही हाउस जो है वो अब्सेंट हो, यानी कि अपने सेशन में ना हो, नॉट इन सेशन हो। अगर कोई भी एक भी हाउस अपने सेशन में है और एक हाउस नहीं है तो फिर ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस तभी लाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा जब दोनों हाउस की सेशन ना चल रही हो, ठीक है, जब दोनों ये हाउस नॉट इन सेशन हो। यहाँ पर ये बात कही गई है, यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत भी लिखी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है,
यस अ बिल कैन बिकम एक्ट व्हेन पास्ड फ्रॉम बोथ द हाउसेस टू, ठीक है, एंड विद द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ बोथ द हाउस आर नॉट देयर देन नो एक्ट। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका ऑर्डिनेंस होगा। हाउएवर इन केस ऑफ आइदर वन ऑफ द हाउस नॉट इन सेशन ऑर्डिनेंस कैन बी बॉट, नहीं, ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी बॉट। अगर कोई भी एक है हाउस जो कि सेशन में है और एक नहीं है तो ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस तभी आएगा जब दोनों हाउस क्या हो, नॉट इन सेशन हो। अब देखिए मैक्सिमम लाइफ क्या होती है ऑर्डिनेंस की, ठीक है। तो जो इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है वो होती है 6 महीने और 6 वीक्स, ठीक है, यानी कि 6 हफ्ता। तो 6 महीना और 6 हफ्ता जो है इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है। क्यों? क्योंकि जब भी ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर संसद को बैठना ही होगा, ठीक है। और फिर जब संसद का जो सत्र है वो बैठ जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर तो पहली बात तो बैठना होगा, तो 6 महीने तक तो उसका गैप ये मेंटेन हो गया। और फिर उसको 6 वीक के अंदर, यानी संसद को 6 वीक के अंदर उसके अंदर एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 महीना और 6 हफ्ते तक इसका जो गैप है वो हो सकता है। मैक्सिमम लाइफ जो ऑर्डिनेंस की है वो 6 महीना 6 वीक होती है। 6 महीना इसलिए क्योंकि जब से ऑर्डिनेंस लाया गया उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर संसद का सत्र को बैठना ही होगा, और फिर उसके 6 हफ्ते के अंदर ही अंदर जब सत्र बैठ गया इसके ऊपर कार्यवाही करनी ही होगी, ठीक है। अदरवाइज इतने समय के बाद तो वो आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, आपका एक्सपायर हो जाएगा। केस रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस जो है वो इस केस में हुआ, तो आप देख सकते हो डीसी वडवा केस के अंदर ये जो चीज है ये हुआ था। आर्टिकल नंबर 123 बात करता है व्हेन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन ही मे प्रोलिगेट सच ऑर्डिनेंस एज द सर्कमस्टेंसेस अपीयर टू हिम टू रिक्वायर, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने देख ही लिया कि जब कोई भी जो पार्लियामेंट का हाउस है दोनों ही जब सेशन में नहीं होते हैं तो अगर किसी लॉ की जरूरत पड़ रही है तो प्रेसिडेंट उसको ले आता है ऑर्डिनेंस के थ्रू। एन ऑर्डिनेंस प्रोलिगेटेड अंडर दिस आर्टिकल शॉल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, ठीक है, यानी कि जो आपका ऑर्डिनेंस होगा उसको भी उसी फोर्स और इफेक्ट के साथ लाया जाता है, और उसका भी फोर्स एंड इफेक्ट वैसा ही होता है जैसा कि किसी भी पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पास होकर के एक्ट बन जाता है उसका फोर्स एंड इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ है कि सॉल बी लेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सॉल cease to operate at an expiration of 6 weeks from the assembly of parliament or may be withdrawn at any time by the president। यानी कि जैसा भी मैंने बताया कि 6 महीने के अंदर आपकी सत्र बैठेगी, उसके 6 वीक के अंदर उसको कार्यवाही करनी ही होगी। तो इसका मैंने गैप आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, अगर नहीं होता है तो अपने आप एक्सपायर हो जाएगा 6 महीने और 6 हफ्तों के बाद। और दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रेसिडेंट किसी भी ऑर्डिनेंस को किसी भी वक्त विदड्रॉ यानी कि वापस ले सकता है, ठीक है। और फिर थर्ड हमारा पॉइंट कहता है इफ एंड सो फॉर एज एन ऑर्डिनेंस अंडर दिस आर्टिकल मेक्स एनी प्रोविजन विच पार्लियामेंट वुड नॉट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट इट शॉल बी वॉइड। यानी कि अगर कोई भी ऑर्डिनेंस जो भी लाया जाता है पार्लियामेंट देखता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर नहीं है तो फिर उसको क्या कर देगा, निल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। यानी कि जाहिर सी बात है जो हमारा पार्लियामेंट है वो 6 महीने के अंदर बैठेगा ही बैठेगा, और फिर उसके 6 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर अपना देखेगा कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें नहीं सही हैं, और फिर उसके ऊपर वो अपना एक्शन लेगा। अगर उसको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं है तो फिर वो क्या कर देगा, उसको निल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। तो होप आपको हमारा पार्लियामेंट चैप्टर समझ में आया होगा। तो आज पार्लियामेंट चैप्टर का भी एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।